नमस्कार दोस्तों, जीतैस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 21 मार्च को लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्जाम है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें मैथ्स से 10 से 15 संभवतः क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम में किन गलतियों को हमें नहीं करना है उसको भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 3 अलग-अलग चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रम से 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे सभी एक साथ 10-15 एम पर बदलती हो तो वे अगली बार कब बदलेगी। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों में जो भी आपको टाइम दे रखा होता है उनका हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम निकाल के जो भी संख्या आते हैं मीन्स जो भी टाइम आएगा उस टाइम में वे दोबारा से चेंज होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 24, 36 और 54 सेकंड जो टाइम दे रखा है इसका निकालेंगे हम एलसीएम। और एलसीएम निकालते समय सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से आपका ये 12 टाइम, ये 18 टाइम, ये आपका 27 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आपका 2 से 6 टाइम, ये आपका 9 टाइम। अब ये डिवाइड नहीं होता है तो हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम में कोई संख्या का डिवाइड नहीं होती तो उसे हम एज इट इज लिख देते हैं आगे की ओर, 27। फिर देखिए, फिर 2 से ये 3 टाइम, ये आपका 9 डिवाइड नहीं होता, इसे ऐसे लिख देंगे। आपका 27 भी नहीं होता, इसे भी हम ऐसे ही। फिर उसके बाद में देखिए 2 से तो कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती। अब हम इससे अगली प्राइम संख्या 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए 3 से डिवाइड होती है तो 3 से आपका ये 1 टाइम, ये 3 टाइम और ये आपका 9 टाइम। फिर 3 से ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। और फिर 3 से ये आपका 1 1 1। और हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपका 1 1 ना आ जाए। उसके बाद में इन संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आपका जो भी संख्या आएगी वही होगा इनका एलसीएम। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108 और 108 2 जा आपका 216। तो देखिए 216 ये सेकंड था, तो ये भी क्या होगा आपका सेकंड। तो ये वो समय आ गया जिसमें आपका ये सभी सिग्नल या लाइट एक साथ आपकी चेंज होगी या एक साथ बदलेगी। तो इनका क्या आ गया, ये वो संख्या है जो इनसे विभाजित होती है, मीन्स इनका कॉमन मल्टीपल। और अगली बार में पूछा है तो मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में एलसीएम निकालेंगे। तो वो टाइम आ जाएगा जिसमें एक साथ चेंज होंगे या फिर सिग्नल बदलेंगे। तो 216 सेकंड। अगर ऐसे पूछता कि कितने समय में दोबारा बदलेंगे तो आंसर होता 216 सेकंड। लेकिन कहा कि अगर 10-15 पर एक साथ बदले तो अगली बार कब, तो इससे 10-15 की बात करें तो 10-15 से 216 सेकंड बाद बदलेंगे। तो इसमें 216 सेकंड जोड़ देंगे। लेकिन ये तो मिनट में 10:15, तो इसे मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो 62 जाओ 120, 63 जा 180, 64 जा 240, तो 240 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 63 जा 180। तो देखिए ये हो जाएगा 3 मिनट, 63 जा 180 और 180 के बाद में कितना बचता है आपका 36 सेकंड। तो ये आ गया आपका 3 मिनट और 36 सेकंड। तो 216 जो सेकंड है 3 मिनट 36 सेकंड के बराबर है। तो इसमें जोड़ देंगे तो 15 और 3 कितना 18, तो 18 मिनट और 36 सेकंड। तो आंसर होगा बी, 10:18 और 36 सेकंड पर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे ही करेंगे। आपसे कहा है यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो देखिए ये रिलेशन दे रखा है और फिर a और b में पूछा है, तो पहले इस रिलेशन से a और b में एक रिलेशन आ जाएगा, उसे देख लेंगे और फिर जो पूछा है हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में a प्लस बी का देखिए कहा है 15%, तो a प्लस बी का 15%। तो देखिए जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो निकालते समय जितने प्रतिशत इंटू वो और डिवाइडेड बाई 100। a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो ये बराबर है a माइनस बी के 25% के। तो इसका 25% इंटू 25/100। अब देखिए ये इसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पर 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब a को एक साइड ले आइए और b को एक साइड। तो देखिए b को हम इधर लाएंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8b। और हम 3 को इधर लाएंगे तो 3 इधर आके माइनस में, तो 5 माइनस 3 इधर आके माइनस में, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2a।
अब इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो एक रिलेशन मिल गया 4b बराबर है a के। अब जो पूछा है उस पे आ जाते हैं। आपसे कहा है कि b का कितने प्रतिशत a है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b का a कितने प्रतिशत है, और वही आपसे पूछा है। तो देखिए जिससे पूछता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है। आपसे पूछा है a को, भाई b का कितने प्रतिशत a है या a के बराबर है, बात वही है। तो यहाँ पर हम a को निकालेंगे b के रेस्पेक्ट में, और निकालेंगे तो इंटू 100। जिससे पूछे उसे नीचे, जिसको पूछे उसे ऊपर, और इंटू 100। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ से a की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। a बराबर है 4b के, तो a बराबर है 4b, और b ये है ही आपका इंटू 100। तो देखिए b से b कैंसिल, और 4 इंटू 100 कितना हो गया 400। तो कितने बराबर है 400% के। तो हम ये कह सकते हैं b का 400% किसके बराबर है a के। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा a 400%। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। पहले इनका जो रिलेशन दे रखा है उससे एक रिलेशन मिल जाएगा, उसके बाद में जैसा पूछा है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और फिर एक वैल्यू को पुट कर देंगे और आपका आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 1:4:4 के अनुपात में 200 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइप के सिक्के हैं थैले में आपके, 1 रुपये, 50 पैसे और आपके 25 पैसे। फिर आपसे कह रहे हैं कि इनके सिक्कों के रूप में 1:4:4 के अनुपात में है। तो देखिए यहाँ पर इनके जो नंबर ऑफ कोइंस है उनके बीच में जो रेशियो है, कोइंस में रेशियो, वो रेशियो दे रखा है आपको 1:4:4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सिक्का 1 रुपए का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 4। ये अनुपात है, एग्जैक्ट नहीं है कि इतने ही कोइन है। और फिर कहे कि अनुपात में 200 रुपये है, मीन्स इनका जो टोटल अमाउंट है वो किसके बराबर है 200 रुपीज के। जो टोटल अमाउंट है वो कितने के बराबर है 200 रुपए के। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें टोटल अमाउंट दे रखा है तो हम इनकी सहायता से, सिक्कों की संख्या की सहायता से अमाउंट में से कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बराबर रख देंगे 200 को। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात में हम इनकी संख्या मान लेंगे। देखिए अनुपात में होता क्या है, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF वो कैंसिल हो जाता है आपका, मीन्स जो भी उनमें कॉमन संख्या होती है तो उसे हम मान लेते हैं। मान लीजिए कॉमन संख्या क्या है वो x, तो उसके अकॉर्डिंग 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी मान ली हमने 4x। अब हमने सिक्कों की संख्या मान ली कि सिक्कों की संख्या 1x, 4x और 4x है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट निकाल लेंगे कि कुल धनराशि कितनी होगी। तो देखिए एक सिक्के की कीमत है 1 रुपया, तो 1x सिक्के की कीमत कितनी होगी 1x इंटू 1 रुपया। ऐसे इसका निकाल लेंगे। एक सिक्के की कीमत देखिए पैसे में है, ये रुपयों में था, ये पैसे में और ये रुपयों में, तो हम इसे भी रुपये में बदल लेंगे। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 100 से भाग दे देंगे तो रुपये में आ जाएगा, तो 100 से भाग देने पर हो जाएगा 1/2। और हम ये भी कह सकते हैं 50 पैसे आधे रुपये के बराबर है। तो एक सिक्के की कीमत है आधा रुपया, तो तब 4x सिक्के की कीमत होगी 4x गुणा आधा, क्योंकि आधा कीमत है एक सिक्के की, तो 4x की कीमत होगी इसकी आधी। यहाँ पर देखिए 25 पैसे, 25 पैसे 1 रुपये का चौथा हिस्सा है, मीन्स 1/4। तो हम कह सकते हैं 1/4 रुपया है इसकी कीमत। बदलेंगे तो ऐसे बदल सकते हैं, बस 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, तो कितना आ गया 1/4। एक सिक्के की कीमत है 1/4 रुपया, और सिक्के हमने कितने माने हैं 4x, तो तब 4x की कीमत कितनी होगी 4x गुणा 1/4। अब इसका अमाउंट ये हो गया, इसका अमाउंट ये हो गया, और इसका अमाउंट ये, और इन्हें आपस में सारों को जोड़ दे तो किसके बराबर होने चाहिए 200 के, इसके बराबर 200। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा x इंटू 1 इंटू 1 आपका x, प्लस ये 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये आपका 2x, और ये आपका 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका x बराबर है 200 रुपयों के। x प्लस 2x प्लस x, ये कितना x और 2 3 और 1 आपका 4, 4x बराबर है 200 के। x कुछ नहीं, जैसे मार्कर है, एक मार्कर दो मार्कर, तो अगर हम एक मार्कर में 2 मार्कर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएंगे, और एक और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 मार्कर। तो x कुछ नहीं, एक वेरिएबल है
जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 4x बराबर है 200 के, तब x बराबर होगा 200 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 50। तो 50 आ गया। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन में आपका 50 भी दे रखा है, तो 50 आंसर नहीं है। आपसे पूछा क्या उसको देख लेते। देखिए आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। तो यहाँ पे दो टाइप से आता है, या तो आपसे संख्या पूछेगा या फिर अमाउंट। अगर संख्या पूछेगा तो आपसे पूछा 25 पैसे के, तो 25 पैसे के देखिए संख्या हमने क्या माने थे यहाँ पर, ये नंबर ऑफ कॉइन्स यही तो थे 4x। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 4 और x कितना है 50, x का मान है 50। तो 50 गुना 4 कितना होता है आपका 200। तो कितने सिक्के हैं 200, तो इसका आंसर होगा 200। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 25 पैसे के सिक्कों की कुल कितनी धनराशि है, अमाउंट आपसे पूछे, तो देखिए हमने अमाउंट में ही तो बदला था इसको। फिर अमाउंट में ये 1 रुपए का, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। तो 25 पैसे कितने के बराबर है, यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया, कितना बचा था x। अब ये x बचा था, तो इसका मतलब धनराशि पूछे तो x के बराबर है, और x बराबर है कितने के 50 के। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सिक्के हैं आपके कितने 200, और धनराशि पूछे अगर 25 पैसे के तो कितने हैं 50 रुपये। तो दोनों टाइप से आता है, तो दोनों को हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे आपका। एक दुकानदार जितने रुपए में 20 पेन खरीदता है उतने में ही 15 पेन बेच देता है, तो ऐसा करने में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका इसे ऐसे भी कहता है 20 पेन का खरीदता है, तो 20 पेन का क्रय मूल्य यहाँ पर बेचता है 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो तब लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो दोनों टाइप से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसे भी कह देता है कि एक दुकानदार जितने में 20 पेन खरीदता है, जितने के बजे वो आपका यहाँ पर रुपए दे देगा कि वो 200 रुपए में, कि एक दुकानदार 200 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 200 रुपए में 15 पेन बेच देता है, तो ऐसे भी दे देता है। लेकिन अगर आपको प्रतिशत में निकालना है तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने रुपए में उसने खरीदा और कितने में नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो लाभ हानि यहाँ पर अगर हम रुपयों की बात करें तो रुपयों में तो कोई नहीं है। लाभ हानि देखिए दो तरीके से होती है, एक रुपयों में और एक आपको सामान में। तो यहाँ पर देखिए रुपयों में लाभ हानि नहीं है, यहाँ पर किस में है आपके सामान में। देखिए उसने खरीदे कितने 20 पेन, खरीदे उसने 20 पेन और बेचे कितने उसने 5 पेन। तो देखिए यहाँ पर हम गलती कर देते हैं कि 5 को निकाल लेते 20 के रेस्पेक्ट में, जिसमें आ जाता है 25%। तो हम यहाँ पे किस पे निशान लगाते हैं 25% पे, और हमें लगता है कि 20 की अपेक्षा क्या है 15 कम है, तो हमें क्या होगी हानि। हम 25% हानि पे निशान लगाते हैं। तो ध्यान रखना है 25% हानि नहीं है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए उसने खरीदे थे 20 पेन, जितने भी रुपए में खरीदे थे हमें नहीं पता, मान लीजिए 100 रुपए में उसने खरीदे, और देखिए 100 रुपए में उसने बेच दिए कितने आपके 15 पेन। तो देखिए जितने में खरीदे उतने में बेच दिए, तो रुपयों में तो कोई लाभ हानि नहीं है। लेकिन अगर सामान की बात करें, वो उसने 20 खरीदे और बेचे कितने 15, तो देखिए उसके पास में 5 पेन शेष रह जाएंगे। 5 पेन क्या रह जाएंगे शेष, तो उसे 5 पेन का फायदा है। तो यहाँ पर कितने का 5 पेन का फायदा है। तो देखिए जब लाभ हानि होती है रुपयों में तो हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब लाभ हानि आपको होगी सामान में तो वहां पर हम सेलिंग आर्टिकल पे देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, जो भी है, जो भी हम निकाल रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी है इन आर्टिकल डिवाइडेड बाय, इसके लिए फॉर्मूला है सेलिंग आर्टिकल और इनटू 100। तो देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला है आपका, प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्रॉफिट, लॉस है तो आपका लॉस। ये किस में आपका सामान में, अगर रुपयों में होगा तो यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या लॉस रुपीज में, प्रॉफिट या लॉस रुपीज में डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो अगर इसे रुपयों में मान के करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमें 5 पेन का फायदा होता है कितने बेचने पर 15, क्योंकि सेलिंग है। तो 5 का फायदा है 15 बेचने पर, उसे कैलकुलेट करेंगे इनटू 100। 5 से 3 टाइम और 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33%। और ये क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि इतने का क्या होता है यहाँ पर लाभ। 5 पेन पास में रह जाएंगे। अगर वो इससे ज्यादा सेल करेगा, इसका मतलब अपने पास से देगा, तो तब हानि होगी।
कम सेल करेगा तो लाभ होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 33.33% का प्रॉफिट, मीन्स ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका। यदि किसी सामान के मूल्य को 20% बढ़ाकर रखा जाए तब 20% की छूट देने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखिए प्राइस को बढ़ाकर रखने का मतलब है उसका मार्क प्राइस। मान लीजिए किसी वस्तु का देखिए कॉस्ट प्राइस है कुछ रुपए है, उसे बढ़ाकर रखा, फिर क्या किया उसका मार्क प्राइस, और फिर उस पर डिस्काउंट दिया और उसे फिर सेल कर दिया, फिर आपका सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है आपसे किसी सामान के मूल्य को 20% बढ़ाकर रखा जाए और फिर 20% की छूट दे दे, तो हम ये समझते हैं कि 20 बढ़ाया तो 100 से कितना हो गया 120, और फिर 20 की छूट दे दी तो 20 की छूट देकर कितना हो गया 100। तो यहाँ पर देखिए हम सोचते हैं कि इसमें ना लाभ और ना ही हानि होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है। तो हमें लगता है कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए आपसे पूछा है लाभ या हानि, तो देखिए लाभ और हानि जो होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस पे, तो जिस पे होती है जिसे पूछा है उसी को मान लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में तो निकालना है आपको और परसेंटेज में डाटा दे रखा है। तो 100 पे हम करेंगे क्योंकि 100 पे प्रतिशत को मानना बहुत आसान है, जैसे 100 का 10% 10 ही होता है, 50% 50 ही होता है, तो इस वजह से हम 100 को मानकर करते हैं, बहुत ईजी होता है आपका। तो देखिए हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लिया, मान लीजिए कितना है 100 रुपये। अब उसका देखिए प्राइस कितना 20% बढ़ाकर रखा गया है, तो 100 का 20% कितना है आपका 20 ही रुपये है, तो कितना हो गया मार्क प्राइस 120। 100 के सामान पे हमने उसका प्राइस रख दिया 120। अब फिर देखिए छूट की बात कर रहे हैं, छूट कितना 20%, तो देखिए छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है जो भी उसका अंकित मूल्य होता है। तो देखिए इस पे 20% का फिर डिस्काउंट दे दिया, तो देखिए जो ये डिस्काउंट है वो इसका है और ये किसके बराबर है 120 के, तो हम 120 का 20% निकाल लेंगे, तो 120 का 20% कितना होगा 120 गुना 20 भाग 100, तो 20 से आपका ये हो जाएगा 5 बार डिवाइड, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आपका ये 24, या फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, तो कितना आपका 24 रुपये। तो 24 रुपये की छूट दी जाएगी, तो यहाँ पर 20% किसका निकालना है इसका, जो बराबर है 24 के, तो 24 की छूट दे दे तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 24, ये हो जाएगा आपका 96 रुपये। तो देखिए जो सामान आपका 100 रुपये का था उसे अब कितने में सेल किया जा रहा है 96 में, तो देखिए इससे कम में सेल किया जाएगा तो क्या होगा आपको हानि, मीन्स आपको लॉस होगा। और कितने का लॉस हो रहा है 100 रुपये के सामान पर 4 रुपये का लॉस हो रहा है, 100 के सामान को 96 में बेचा जा रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है 4 रुपये का, और 100 का 4 कितने प्रतिशत है 4%, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 4% की हानि। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आ गया, क्योंकि हमने लाभ हानि पूछा है तो लाभ हानि हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं और कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना है, तो उससे आपका डायरेक्ट आ गया 4%। कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है तो वह 4 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो देखिए यह है आपके साधारण ब्याज पर, ध्यान रखना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर भी पूछा जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 4 वर्षों में 2 गुनी, 4 वर्षों में 2 गुनी, फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में आपका 4 गुनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि 2 का 4 क्या है इसका 2 गुना है, तो यहाँ पे टाइम भी 2 गुना लगेगा, 4 का 2 गुना कितना होगा 8, और हम सोचते हैं कि इसका 8 वर्ष आंसर होगा, लेकिन 8 वर्ष इसका आंसर नहीं है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 गुना होना 4 गुना होना ये होता है आपका अमाउंट धनराशि का, 2 गुना 3 गुना जो भी होता है ये होता है आपका अमाउंट, मीन्स मिश्रधन, मीन्स ब्याज को मिलाकर इतना होगा है, तो ये क्या है आपका मिश्रधन। तो यहाँ पर साधारण ब्याज में हम ब्याज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई धनराशि अगर 100 रुपये है, कोई धनराशि अगर 100 रुपये तो 2 गुना होकर कितनी हो जाएगी आपकी वो 200, तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर अगर 100 है तो 4 गुने में कितनी हो जाएगी 400। तो देखिए 1 रुपया भी मान सकते हैं, एक का कितना हो जाएगा 2 रुपये और एक का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 रुपये, अपने मन से जो भी आपको ठीक लगे कुछ भी मान ले, क्योंकि सभी पे आपकी वही कंडीशन होगी। अब देखिए अमाउंट है ये आपका, तो यहाँ पर अगर हम साधारण ब्याज की बात करें सिंपल इंटरेस्ट की,
तो देखिए 100 रुपए से हो गए 200, तो इन 200 में 100 तो यही है प्रिंसिपली, तो ब्याज कितना है 100 रुपए। और 400 में देखिए 100 रुपए यही ब्याज की बात करें तो ब्याज है 300, और 100 रुपए ये ही है आपके मूलधन के, तो ब्याज यहाँ पर कितना है आपका 300। भाई 100 और 300 आपका कितना 400। तो देखिए यहाँ पर ब्याज के अकॉर्डिंग देखना है, ना कि अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं 100 रुपए ब्याज आने में टाइम लगता है 4 वर्षों का, तो 300 रुपए ब्याज आने में कितना समय लगेगा? तो 100 का 300 क्या है 3 गुना, तो यहाँ पर 4 का 3 गुना कितना होगा 12। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है 12 वर्ष 100 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है अमाउंट के अकॉर्डिंग नहीं, ब्याज के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि साधारण ब्याज में आपका प्रिंसिपल फिक्स रहता है, जिसके कारण ब्याज भी फिक्स होता है। क्योंकि ब्याज पर ब्याज नहीं जोड़ा जाता, तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? ब्याज के। तो 100 रुपए ब्याज आता है 4 वर्षों में, तो 300 में कितने में आएगा? तो देखें यहाँ पर इसका 3 गुना है, तो 3 गुना ही समय लगेगा, तो 4 का 3 गुना कितना होगा 12 वर्ष। तो इसका आंसर होगा कितना 12 वर्ष। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका कंपाउंड में पूछे, तब हम कैसे करेंगे? देखिए अगर इसे बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी है, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, उससे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 वर्षों में का है 2 गुना, और फिर पूछा है 4 गुना। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड की बात करें, और ये किस पे था? सिंपल पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मोस्टली जितने टाइम्स आपका देता है, जैसे 2 गुना, तो अगली बार जो भी पूछेगा वो उसकी पावर में पूछेगा। जैसे 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, तो 4 गुना को हम क्या करेंगे? ये आपका 2 गुना मीन्स अमाउंट, 4 गुना मीन्स ये भी क्या है? अमाउंट। यहाँ पर आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं जो पहले वर्ष का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी हम किस पे करेंगे? अमाउंट पे। तो यहाँ पर 2 गुना, अब देखिए 4 गुना जो पूछा है, इसे 4 को हम क्या बदल लेंगे? इस 2 की पावर में बदल लेंगे। तो 2 की पावर में किसी क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। या फिर आपसे पूछे 8 गुना, तो 8 गुना को क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3। मोस्टली जो भी आपको दिया होगा उसी की पावर में ही पूछता है आपसे एग्जाम में। तो जैसे कंपाउंड में यहाँ पर 2 गुना, तो पूछेगा 4 गुना या 8 गुना या 16 गुना, मीन्स उसकी पावर में। तो देखिए अगर आपसे 4 गुना पूछा है तो जो भी इसकी पावर होगी उसके मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में। तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर इसके देखिए पावर है 2, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 2 4 जा 8, तो कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो यहाँ पर इसका आंसर 8 वर्ष किसके लिए होगा? कंपाउंड के। अगर पूछे 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो देखिए इसकी पावर है 3, तो 3 के आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12 वर्षों में कितना हो जाएगा आपका? ये 8 गुना धनराशि। तो ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में। जब हम बेसिक मेथड से करते हैं तो वहां पर हमें पावर के कंपैरिजन से हमें निकालना होता है। तो पावर के कंपैरिजन से जब निकालते हैं तो क्यों ना हम स्टार्टिंग में इसे पावर में बदल ले। तो हमने पावर में बदल लिया, और बदलने के बाद में इसे फिर मल्टीप्लाई करके सीधे से निकाल लिया। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? 8 वर्ष। किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। या फिर ऐसे पूछता 4 वर्ष में हो जाती है 3 गुना, तो आगे जो पूछेगा इसकी पावर में पूछेगा। 3 का वर्ग होता है 9, 9 गुना कितने वर्षों में होगी? 3 का क्यूब होता है कितना? 27। तो एग्जाम में 9 गुना 27 गुना ऐसे ही पूछेगा। तो मोस्टली जो भी देता है उसी की पावर में आपसे एग्जाम में पूछता है, तो उन्हें हम इस तरीके से कर लेंगे। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में पूछा है या चक्रवृद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 व 4 वर्षों में 840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन साधारण ब्याज में पूछता है, लेकिन ये किस पे है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो अभी मैंने आपसे कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज को जोड़ा जाता है, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज को नहीं जोड़ा जाता। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज को जोड़ा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वर्ष का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। और फिर जो दूसरे वर्ष का अमाउंट होगा वो तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और जो आपका धनराशि है उस पर तो ब्याज मिल नहीं है, तो यहाँ पर अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपका
3 वर्षों में धनराशि हो गई 800, 4 वर्षों में कितनी हो गई 840। तो देखिए यहाँ पर एक ही वर्ष का अंतर है, तो एक वर्ष के अंतर को हम साधारण से कर सकते हैं इसे इजिली। कैसे भाई, 3 वर्ष का जो अमाउंट है, 3 वर्ष का अमाउंट कितना है 800 रुपए, और 4 वर्ष के अमाउंट की बात करिए कितना है 840 रुपए। तो देखिए 3 से 4 एक ही वर्ष हुआ है, तो एक वर्ष में ये जो तीसरे वर्ष का अमाउंट है ये अगले वर्ष के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। तो अगले वर्ष जो ब्याज आएगा 800 पर ब्याज आएगा, और 800 से धनराशि कितनी हो जाती है 840। तो देखिए यहाँ पर 40 रुपए ब्याज क्या रहे, 800 से कितना आपका 840, तो यहाँ पर ब्याज के कितना रहे 40 रुपए। तो 40 रुपए 800 के जितने प्रतिशत होंगे वही क्या होंगे ब्याज की दर। तो यहाँ पर ब्याज दर क्या होगी, 40 रुपए 800 के कितने प्रतिशत है, 8 पंजे 40, तो कितना आपके 5%। तो ब्याज दर कितने यहाँ पर 5%, ये था आपका। तो देखिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। और इसमें आपका देखिए अगर ये साधारण ब्याज में होता तो साधारण ब्याज में कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये तो था आपका चक्रवृद्धि में, चक्रवृद्धि में इजी हो गया आपका, क्योंकि तीसरे वर्ष का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। तो ये 800 से 840 में जो 40 रुपए ब्याज क्या है वो किस पे है 800 पे। तो 800 का 40 कितने प्रतिशत है 5, और वही क्या होगी ब्याज दर। अब से साधारण पे देख लेते हैं, अगर ये साधारण में पूछता आपसे, एट सिंपल इंटरेस्ट, देखिए 3 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है, हो जाने का मतलब है अमाउंट, और 4 वर्षों में 840, ये भी इतने हो जाती है, तो ये भी क्या आपका अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर आपका हम इसे प्रिंसिपल नहीं मान सकते, प्रिंसिपल कुछ और है, यहाँ पे ये क्या है साधारण ब्याज। लेकिन हमें इतना पता है 3 से 4 एक वर्ष हुआ है, और एक वर्ष में ब्याज की बात करें 80 से 800 से कितना आ गए 840, कितना आ गए 40 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं एक वर्ष में कितना ब्याज आता है 40 रुपए। तब यहाँ पर देखो 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज आएगा, एक वर्ष का ब्याज 40 रुपए। तब आपका 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 40 गुना 3 आपका 120 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 3 वर्षों में 120 रुपए ब्याज के आते हैं। तो जो आपका मिश्र धन है ये है हो जाना मीन्स अमाउंट, ये क्या है मिश्र धन, तो इसमें 120 रुपए किसके आपके ब्याज के जुड़े हुए हैं। तो ब्याज इसमें निकाल देंगे 120, तो कितना हो जाएगा 680 रुपए। तो इसका मतलब मूलधन क्या है 680। अगर आपसे पूछे मूलधन मीन्स वो धनराशि, तो कितना आपका 680 रुपए। तो ये क्या है आपका मूलधन। और अगर आपसे पूछे ब्याज दर, तो देखिए ब्याज दर क्या होगी, यहाँ पर जो ब्याज आएगा मूलधन पर ही तो आएगा, तो मूलधन है 680, और ब्याज कितना आता है 40 रुपए एक वर्ष में। तो 40 रुपए मूलधन का जितने भी प्रतिशत होगा वही क्या होगी ब्याज दर। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपकी क्या आ जाएगी ब्याज दर। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आपको ध्यान देना है सिंपल है या कंपाउंड। सिंपल है तो पहले हमें प्रिंसिपल निकालना होगा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंसिपल निकाला, तब हमने देखा कि दर कितनी है, तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा। और अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में इजीली, मोस्टली एग्जाम में कंपाउंड का है तो उसमें आपसे इंटरेस्ट रेट ही पूछता है, और अगर साधारण तो साधारण में मोस्टली आपसे क्या पूछता है प्रिंसिपल, और रेट पूछेगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे। एक आदमी देहरादून से नैनीताल 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है और वापस देहरादून 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से लौटता है। तो इस यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। तो देखें यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए ये है देहरादून और ये आपका नैनीताल। तो देखिए यहाँ पे देहरादून से नैनीताल हो जाता है 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की औसत की स्पीड से, और लौटता है 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से। तो देखिए यहाँ पे आपसे औसत चाल पूछे इस यात्रा में मीन्स आने जाने में, तो हम सोचते हैं जाते समय स्पीड है 40, आते समय 60, तो 40 और 60 100, और 100 का आधा कितना होगा 50। हम सोचते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी औसत चाल 50, लेकिन 50 नहीं है इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए औसत निकालने के लिए यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए दूरी भी नहीं दे रखी है, तो औसत निकालने के लिए यहाँ पर जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्योंकि जो एवरेज निकालते हैं उसे टोटल डाटा पे निकालते हैं, तो यहाँ पर
तो एवरेज स्पीड का S1 प्लस S2 बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस तो नहीं दे रखी, ना ही हमें टाइम का पता है, हमें पता है केवल स्पीड का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्टेंस को मान लेंगे। भाई यहाँ पर स्पीड S1, स्पीड S2, दोनों स्पीड ले ली आने जाने की। एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड होती है, तो ऐसी संख्या इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई और संख्या भी, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड होती है। तो देखिए यहाँ से हमने एक संख्या ले ली आपकी 120, उसी को मान लेंगे दूरी। हालांकि इतनी दूरी नहीं है इनके बीच की, तो यहाँ पर हमने इस दूरी को मान लिया, तो दूरी कितनी है, 120। अब उसके बाद में अगर 120 दूरी है देहरादून से नैनीताल तक की, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 जाना और 120 आना, तो कितनी हो जाएगी, 240। 122 जा 240। और टाइम की बात करें, देखिए अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 43 जा 120, 3 घंटे जाते समय टाइम लगेगा, और आते समय 62 जा 120, 2 घंटे का आते समय। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 और 2 5। अगर वो दूरी कितनी है, 120। कुछ क्वेश्चन में दूरी भी आपको देता है, तो दूरी आपको दे रहा है, अगर आपसे औसत चाल पूछ रहा है तो उस दूरी को आप मान के ले भी सकते हैं, उसे आप छोड़ भी सकते हैं, अपने मन से कोई दूरी मानिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर लिए। तो देखिए जाते समय 3 घंटे और आते समय कितना आपका, 2 घंटे, तो 3 और 2 कितना, 5, और दूरी कितनी होगी, 120 जाने में, 120 आने में आपका 240। अब देखिए 240 डिवाइडेड बाई कितना आपका 5, 5 से डिवाइड करें तो कितना आपका 48। तो यहाँ पर देखिए औसत चाल होगी 48 किलोमीटर पर आवर, ना कि 50। तो इसका आंसर होगा ए। इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे पूछे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का एक देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आपको दोनों चाल दे रखी है तो 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। तो इससे भी हम कर सकते हैं, ये इसी से बनाया आपका। जब इनका हम एक ऐसी संख्या लेते हैं एलसीएम 120, तो एलसीएम यहाँ पर s1 s2 का s1 s2 आ जाएगा, उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो इससे भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट। भाई डायरेक्ट करेंगे तो कैसे, आपका 2s1 जाते समय 40 की स्पीड है और आते समय 60 की, और 40 प्लस आपका 60, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 0, आपका 6 4 जा 24, 2 जा 48, और ये हो जाएगा 100। 100 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आपका 48। तो इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले से। तो जब भी आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसे ऐसे कर लेंगे। देखिए कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि इस यात्रा में उसे 3 घंटे का समय लगा हो, 6 घंटे का समय लगा हो, तो आपको उसके साथ में टाइम भी देता है और आपसे पूछेगा कि तब दूरी बताइए, तो दूरी भी पूछ ले। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अगर दूरी पूछे, डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का देखिए फॉर्मूला यही है, 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2, और जो भी टाइम देगा उस टाइम किसमें इनटू कर देंगे, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, दूरी। क्योंकि एवरेज स्पीड आ गई, अब एवरेज स्पीड से जितना भी टाइम लगेगा उसके अगर हम इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। एवरेज स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या, आपकी डिस्टेंस। लेकिन ध्यान रखें ये जो दूरी आएगी वो आएगी यात्रा की दूरी। यात्रा की दूरी का मतलब जाना और आना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि देहरादून से नैनीताल तक की दूरी बताइए, तो देखिए एक साइड की पूछ रहे हैं, तो तब ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तब आपका 2 नहीं आएगा। जैसे आपसे पूछे कुल दूरी मीन्स यात्रा की दूरी, तो यात्रा की दूरी तो हम इससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे जैसे देहरादून से नैनीताल तक की दूरी, नैनीताल तक की दूरी, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इस दूरी में आपका देखिए एक साइड की दूरी देखनी है, तो हम इसे क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो ये 2 हट जाएगा। तब फॉर्मूला हो जाएगा s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 इंटू टी। जैसे 3 घंटे का समय लगता है इस यात्रा में 6 का, तो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका सीधा सा दूरी आ जाएगा। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपका। एक 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेगी। तो देखिए
दोनों मूवमेंट की कंडीशन में और दो रेलगाड़ी, तो देखिए पार होने में देखिए हमें ध्यान रखना है कि कितनी दूरियां तय करेगी। तो देखिए जब दोनों मिलकर तय कर रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को रिलेटिव स्पीड की सहायता से, क्योंकि दोनों आपके क्या है मूवमेंट की कंडीशन में, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम रिलेटिव स्पीड से करते हैं। एक की लंबाई दे रखी है 127 मीटर और दूसरे की लंबाई दे रखी है 98 मीटर। तो कह रहे हैं मिलने के बाद एक दूसरे को पार करती है। तो देखिए मिलने के बाद में जैसे यहाँ पर देखिए मिली और फिर पार जब करेगी तो देखिए यहाँ पर है ये अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें आपका विपरीत दिशा में। इसका भी ध्यान रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम में। तो देखिए यहाँ पर जब पार करेगी तो पार करना तब माना जाएगा जब ये पहली ट्रेन तो इससे आगे निकल जाएगी और ये ट्रेन इससे आगे, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेन इधर आ गई, ये ट्रेन इधर आ गई, तो देखिए जब पार हो रही है तो दोनों मिलकर पार हो रही है। ये ट्रेन इधर चल रही है और ये ट्रेन इधर आपकी, क्योंकि दोनों की ट्रेन की क्या स्पीड है, एक की स्पीड है 35 और एक की स्पीड है आपकी 55। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों मिलकर पार कर रही है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 35 प्लस 55, तो इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। और देखिए दोनों मिलकर जब पार करे तो देखें यहाँ पर इनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दोनों के देखें यहाँ पर बीच की दूरी थी 0 और ये इधर चली गई इधर और ये आपका यहाँ पर, तो यहाँ इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेन की लंबाई जो है 98 मीटर और इससे आगे इस ट्रेन की लंबाई जो है 127 मीटर, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 127 प्लस 98, जिसे हम कहेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक के सापेक्ष में दूसरा, एक दूसरे को पार कर रहे हैं दोनों मूवमेंट की कंडीशन में, तो ये क्या है सापेक्ष दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 98 प्लस 127, ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 225 मीटर। तो देखिए कितने समय में, तो देखिए इस रिलेटिव स्पीड से क्या है 90 किलोमीटर पर आवर 225 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है या इतना गैप क्रिएट करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूला वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन अगर हम रिलेटिविटी मीन्स आपका दो मूवमेंट की कंडीशन में तो हम रिलेटिव स्पीड से करते, तो वहां पर फॉर्मूले में यहाँ जाएगा रिलेटिव स्पीड और यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस मीन्स उनके बीच का गैप, बाकी टाइम ऐसे रहेगा। तो ये फॉर्मूला इसी से ही बना है ये भी। तो टाइम को हम इधर ले रिलेटिव स्पीड को इधर, तो ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब देखिए यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, ये मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो देखिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है 5/18 या 18/5, उससे मल्टीप्लाई करते हैं आपका यूनिट चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना है जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करें, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए याद करने का तरीका क्या है, छोटी यूनिट में बदलना है तो ऊपर की ओर छोटी संख्या आएगी मीन्स 5 और नीचे की ओर बड़ी संख्या, अगर छोटी से बड़ी में बदलेंगे तो ऊपर की ओर बड़ी संख्या। तो ऐसे ऐसे याद रखने का एक तरीका है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आपका 18/5 से मल्टीप्लाई करें 5/18 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगी 5/18, 18 से 5 टाइम और 5 जो कितना 25। तो यहाँ पर स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मीटर में है यूनिट और यहाँ ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, तो यहाँ से आपकी जो टाइम आएगा किस में आएगा सेकंड में। तो रिलेटिव डिस्टेंस है 225 मीटर और स्पीड कितनी है 25 से भाग दें तो कितना आपका 9 टाइम, तो कितना आपका 9 सेकंड। तो ध्यान रखना है अगर है विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हमने चाल जोड़ दी। अगर ये आता समान दिशा में तो समान दिशा में क्या होता है चाल घट जाती। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कितना होगा 9 सेकेंड। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 2 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर शांत जल में, तो शांत जल में जो भी चाल होती है वो क्या होती है उसकी रियल स्पीड। तो देखिए नाव की चाल और ये किसमें शांत जल में, शांत जल में। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी को अगर हम समय से भाग देते तो चाल आ जाएगी। तो दूरी कितनी है 6 और समय कितना 1, तो 6/1 और यहाँ पर 1 ही घंटा है तो 6/1 का मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो रियल स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे कहा है
यदि धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत, देखिए दिशा में मीन्स डाउन स्ट्रीम और विपरीत का मतलब अपस्ट्रीम जाने में 2 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति बताइए। तो ध्यान एक और रखना है यहाँ पर क्या है 2 गुना अधिक, तो 2 टाइप्स आता है, एक तो कहेगा 2 गुना समय लगता है और एक 2 गुना अधिक। इंग्लिश में आपका 2 टाइम्स मोर और आपका 2 टाइम्स, तो दोनों में अंतर है। अगर आपसे कहता है 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 2 ही गुना है, 2 टाइम्स। अगर आपसे कहता है 2 गुना अधिक, तो 2 गुना अधिक या 2 टाइम्स मोर, तो इसका मतलब आपका अगर हम देखें तो ये क्या है आपका 3 गुने के बराबर, मीन्स 3 टाइम्स। क्योंकि ये इतना अधिक है, जैसे कोई किसी की वैल्यू है 100, तो 100 का 2 गुना कितना होगा 200, तो 100 का 2 गुना 200 मीन्स 2 गुना ही होगा 2 टाइम्स। लेकिन 2 गुना अधिक, तो 100 का 2 गुना 200, तो 200 अधिक है, तो 200 अधिक हो गया 100 और 200 कितना हो जाएगा 300, और 300 कितने के बराबर होगा 3 गुने के। तो ध्यान रखना है कि 2 गुना अधिक, इसके साथ में एक वर्ड और जुड़ा हुआ है अधिक, तो हमें 2 गुने पर नहीं, 2 गुने अधिक का मतलब है 3 टाइम्स, तो हमें 3 टाइम्स पे कैलकुलेशन करनी है। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है ऐसे कि हम जल्दीबाजी में 2 गुना ले और 2 गुने पे हम करेंगे, वो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, जो भी सोल्व करके आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, लेकिन आंसर हमें 2 पे नहीं, हमें किस पे निकालना है 3 गुने पे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, धारा की दिशा में जो नाव की चाल होते हैं वो आपकी नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम धारा की दिशा की बात करें, धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम अगर हम स्पीड निकाले तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, जो शांत जल में नाव की चाल है प्लस जो धारा की चाल है उसमें जुड़ जाएगी। अब धारा की चाल तो हमें नहीं दे रखी है, तो मान लीजिए माना धारा की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, माना धारा की जो चाल है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पर एक संबंध दे रखा है टाइम का और किसका, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले चाल निकाल लेंगे। तो चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल बढ़ जाएगी मीन्स x प्लस 6 हो जाएगी। और देखिए धारा के विपरीत, अगर हम विपरीत की बात करें तो विपरीत जो चाल होगी मीन्स अप स्ट्रीम वो क्या हो जाएगी 6 माइनस एक्स, यहाँ पर धारा की चाल घट जाएगी। तो देखिए हमारे पास चाल है और यहाँ पर एक टाइम का रिलेशन दे रखा है। तो देखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड क्या होती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया आपका, स्पीड का टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका s1 डिवाइडेड बाई s2 इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाई t1। अब टाइम में रिलेशन दे रखा है तो उसे हम यहाँ पे रख देंगे आपका, तो यहाँ पर क्या है 6 प्लस एक्स भाई, s1 क्या है 6 प्लस एक्स और s2 क्या है विपरीत दिशा में चाल 6 माइनस एक्स। और टाइम में देखें यहाँ पर क्या है कि 2 गुना अधिक समय, 2 गुना अधिक का मतलब है 3 गुना। तो यहाँ पर मान लीजिए धारा के अगर दिशा में 1 घंटे का समय लगता है, धारा की दिशा में क्या है ये, अगर यहाँ पर 1 घंटे का समय लगता है तो यहाँ पर कितना समय लगता है 3 गुना मीन्स 3 घंटे। 2 गुना अधिक का मतलब है 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना। अब ये रेशियो में है आपका, तो रेशियो में अगर ये 1 तो ये 3, ये 2 तो ये 6, तो यहाँ पर हम कुछ भी मान के ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर हमने 1 लिया तो ये कितना होगा 3, तो यहाँ पर ये 1। अब 1 देखे ध्यान रखना है इसका टाइम नीचे की ओर आना है, तो अगर ये 6 प्लस एक्स है तो इसका टाइम आएगा नीचे मीन्स 1 नीचे आएगा, और ये 3 है तो 3 का आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/1। क्योंकि टाइम में रिलेशन है तो हमने टाइम में, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की इधर और 3 की इधर, तो ये हो जाएगा आपका 1 की इसमें मल्टीप्लाई हो गया 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3 के इसमें 3 6 18 माइनस 3x, एक्स को एक साथ ले तो 3 इधर आके 4x और 6 इधर आके माइनस में, तो हो जाएगा 18 माइनस 6 इक्वल टू आपका 12। x इक्वल टू 4 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 3 आपसे क्या पूछा था, धारा की चाल, और धारा की चाल हमने x ही माना है और वो कितने आ गए 3, तो इसका आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर। तो बस इसका ध्यान रखना है ये अधिक है या सीधा सा दे रखा है 2 गुना या 3 गुना। इंग्लिश में आपका इसके साथ में एक वर्ड होगा 2 टाइम्स मोर, नहीं तो सीधा सा होगा तो अगर 2 गुना है तो 2 टाइम्स। चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टैंक को भरने में 3 घंटे का समय लगता है, यदि उसमें रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लगता है
तो रिसाव के कारण पूरा भरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका करना क्या होता है, इसमें देखिए कोई नल है, कोई नल उसे कितने घंटे में भर देता है, टैंक को भरने में देखिए 3 घंटे का समय लगता है, कोई नल उसे 3 घंटे में भर देता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम टाइम को लिखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का है आपका, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम दोनों सेम को चैप्टर आपके। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका टाइम है उस टाइम को लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम का और वर्क का ही रिलेशन देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम लिख ले इसका, भाई कोई नल कितने भरता है, 3 घंटे में। फिर देखिए अगर उसमें कोई रिसाव है तो रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लगता है। तो देखिए नल और उसके साथ में रिसाव भी हो रखा है, लीकेज हो रखा है आपका। तो देखिए अब कितना समय लगता है, 1 घंटा और लगता है, तो 3 और 1 कितना लगेगा, अब 4 घंटे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, टाइम लिखेंगे, फिर एक ऐसा टाइम लेंगे या फिर एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड होती है। तो 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है, 12। 12 भी ले सकते हैं, 24 भी, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन कोशिश करेंगे छोटी संख्या ले, और छोटी संख्या क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम, और उसी को मान लेंगे उस टैंक की कैपेसिटी। अगर ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होता है तो उसी को मान लेते कार्य। तो मान लीजिए इतने लीटर का क्या है, टैंक है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 12 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कोई नल 3 घंटे में 12 लीटर का टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 चौक 12। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके कार्य करने की दर को निकालते हैं। भाई टैंक को भर रहे हैं तो उसका रेट क्या होगा, तो देखिए 3 4 जा 12, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरता है, 4 लीटर। तो ये क्या है, इसके कार्य करने की दर। और जब लीकेज हो जाता है तब दर कितनी है, 4 3 जा 12। तो देखिए यहाँ पर ये 4 लीटर भरता है जब इसमें लीकेज नहीं है, और जब लीकेज हो जाता है तो तब कितना भर पाता है, 3। तो देखिए 4 की बजाय 3, तो 1 लीटर कम भर पा रहा है। तो इसका मतलब किसके कारण, क्योंकि रिसाव है। तो हम ये कह सकते हैं रिसाव के कारण यहाँ पर 1 लीटर कम भर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1 लीटर साथ के साथ में खाली हो रहा है। ये ऐसे कर सकते हैं, अगर इसमें से इसे घटा दे तो नल से नल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रिसाव। और 3 - 4 कितना होता है आपका, -1। तो -1 इंडिकेट कर रहा है कि खाली करेगा ना कि भरेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो भरता है उस पर हम प्लस का निशान लगाते हैं, और जो खाली करता है उस पर एक माइनस का। तो यहाँ पर ये माइनस इंडिकेट करेगा कि क्या कर रहा है, खाली। तो ये 1 लीटर प्रति घंटा, क्योंकि अगर ये घंटे में डाटा तो प्रति घंटा, मिनट में होता तो प्रति मिनट। तो 1 लीटर खाली करता है 1 घंटे में, तब 12 लीटर कितने में खाली करेगा, 12 घंटे में। तो सीधा सा आंसर है इसका 12 आर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले टाइम लेंगे, एक ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड होती है उसे हम टैंक की कैपेसिटी मान लेंगे, फिर इनके कार्य करने की दर। 3 घंटे में भरता है 12 लीटर, तो 1 घंटे में 4 लीटर। 4 घंटे में भरता है आपका लीकेज के साथ में 12 लीटर, तो 1 घंटे में 4 या 12 3 लीटर। तो जब लीकेज के कारण देखिए 1 लीटर कम भर पा रहा है, तो इसका मतलब 1 लीटर आपका कम हो जाता है 1 घंटे में आपका। तो यहाँ पर आपका 12 लीटर कितने में कम कर देगा या खाली कर देगा, 1 से 12 को डिवाइड कर देंगे कितने में, 12 घंटे में। तो इसका आंसर होगा 12 आर। ठीक है, 12 आर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मीन, मोड और मीडियन मीन्स माध्य, बहुलक और माध्यिका में रिलेशन होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा क्या है आपका, वो पढ़ा है मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन -2 मीन का मतलब माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्यिका का 2 गुना, ये बराबर होता है किसके, बहुलक के। ये फॉर्मूला है, तो उसी से पूछा है। तो देखें यहाँ पर आपका मोड के बराबर होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर किसके बराबर देखा है, पहले वाले में मीडियन के, मीन के बराबर, मीन बराबर 3 मीडियन -2 मीन। तो ये गलत है, क्योंकि सही आपका रिलेशन क्या है, ये, क्योंकि मोड के इक्वल होता है ऐसा, तो पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए दूसरे की बात करें, दूसरे में मीन के बराबर देखा, लेकिन जो हमने पढ़ा है मोड के बराबर, बहुलक बराबर, तो पहले वाला तो कंफ्यूज करने के लिए था। तो दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन वाला तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये किसके बराबर है, मीन के। तो हम क्या करेंगे, अगर मीन के बराबर देखेंगे तो मीन को अगर हम इधर ले आए और मोड को इधर ले आए, तो देखिए हो जाएगा 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस ये हो जाएगा मोड। और देखिए ये आपका 2 के इंटू में है, तो 2 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मीन बराबर, इसके देखिए 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा डिवाइड करके आपका 3/2 इंटू मीडियन माइनस, और ये 2 इधर इसे भी डिवाइड करे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मोड।
या मोड बाय 2। तो देखिए इस टाइप का रिलेशन आपका आ जाएगा और यही रिलेशन दे रखा है आपको, देखिए सेकंड ऑप्शन में 3/2 इंटू मीडियन माइनस 1/2 इंटू मोड। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो बाकी के अन्य ऑप्शन में देखिए मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो यहाँ पर 2 है ही नहीं भाई, इसका 2 गुना होता है, वो नहीं दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। चौथे की बात करें मीडियन के बराबर देखा 3 मीन माइनस 2 मोड, तो ऐसा नहीं होता, ये किसके बराबर होता है? मोड के बराबर, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? बी। तो ध्यान रखना है जो सीधा सा रिलेशन होता है उसको थोड़ा सा चेंज करके भी दे देता है आपको, तो ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो इसका आंसर होगा बी, ये वाला। देखिए यहां पर कह रहे हैं ए, बी व सी किसी कार्यक्रम से 15, 20 तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य करने के वेतन के रूप में 7,600 रुपये मिले तो सी का हिस्सा बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनके इतने दिनों में करते, टाइम का रिलेशन दे रखा है वर्क से, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि वेतन के रूप में इतना रुपये मिलते हैं, तो उसके बाद में से वेतन से कोरिलेट कर रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इनका टाइम लिखेंगे। जैसे ए की बात करें तो ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में, 15 डेज। बी की बात करें, बी को कितना समय लगता है? 20 दिन का, 20 डेज। और सी की बात करें, सी को कितना टाइम लगता है? 24 डेज। तो देखिए टाइम एंड वर्क के पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में हम सबसे पहले उनका टाइम लिखते हैं, जो भी टाइम है उसके यूनिट के साथ में, फिर एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे आपका ये तीनों डिवाइड कर दे, जिसे ये तीनों डिवाइड कर दे, तो एक ऐसी संख्या लेंगे और वो आपका क्या होगा, उसमें सबसे छोटी की कोशिश करेंगे, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगा इनका एलसीएम। तो देखिए इनसे डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम। अगर ऐसे ही आपके ध्यान आ जाती है कि ये संख्या इनसे डिवाइड होती है तो आप उसे भी ले सकते हैं, नहीं तो हम एलसीएम लेंगे। तो 15, 20 और 24 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? जैसे 120, उसी को मान लेंगे कार्य। पाइप एंड सिस्टम का होता तो उसी को मान लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी, कितना टैंक भरा जाता है। अब ये देखिए कार्य से संबंधित है तो इसी को मान लेंगे कार्य। अब आप कहेंगे तो यूनिट में है कार्य, तो यूनिट में कार्य ऐसे जैसे 1 मार्कर बनाना, 2 मार्कर बनाना, तो ऐसे ही आपका ये जैसे 120 मार्कर बनाना क्या है? कार्य। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इनके कार्य करने की दर को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए 15 दिन में 120 कार्य करता है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 15 से भाग देंगे तो 15 से कितना? 8 बार, 15 8 जा 120, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 8। तो इनकी कार्य करने की दर निकाल लेंगे हम। बी की बात करें, ये 20 दिन में करता है 120 कार्य, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 से डिवाइड करेंगे कितना? 6, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6, 26 जा 120। ऐसे ही सी का, ये 24 दिन में करता है 120 कार्य, तो एक दिन में कितना करेगा? 25 जा 120। तो इनके कार्य करने की दर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 8 कार्य करता है, तो ये करता है 6, और ये कितने कर पाता है? 5। अब देखिए इससे आगे आपसे कहे कि कार्य करने के वेतन के रूप में इन्हें कितने रुपए मिले? 7,600। तो देखिए जो जितना काम करेगा उसे उतना ही वेतन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर कार्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर ए की कार्य करने की दर अधिक है तो ए को वेतन अधिक मिलेगा, बी की उससे कम है तो बी को उससे कम मिलेगा, और सी की सबसे कम है तो सी को कब से कम मिलेगा। और आपसे सी का ही शेयर पूछा है, तो देखिए जो भी इनके कार्य करने की दर होगी ये कार्य को भी उसी रेशियो में करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी इनके कार्य करने की दर होगी उसी रेशियो में एक कार्य को करेंगे, तो जो जितना कार्य करेगा उसे उतना ही शेयर मिलेगा। तो हम सीधा सा कार्य की करने की दर से हम क्या इस शेयर को बांट देंगे। तो यहाँ पर सी की बात करें, सी का पूछा है तो सी का शेयर कितना है? 5। तो यहाँ पे कार्य करने की दर के अगर अनुपात की बात करें तो 8:6:5। अगर ये 8 कार्य करता है तो 6 करता है, और ये कितना? 5। तो टोटल कार्य कितने? 8 6 14 और 5 कितना? 19। तो अगर टोटल कार्य 19 है, 19 कार्य करने के मिलते हैं 7,600 रुपये, तब सी को 5 कार्य करने कितने रुपए मिलेंगे? या फिर ऐसे कह सकते हैं सी का हमें निकालना है तो सी का रेशियो और नीचे रेशियो का सम। रेशियो का सम कितना? 8 6 और 5 कितना? 19, और इंटू जिस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है 7,600 को, इससे डिवाइड कर देंगे तो 19 से कितना आपका 4 टाइम, और ये 0 400, 5 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 2,000। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? 2,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर हम सीधा सा कार्य करने की दर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो
इनकी कार्य करने की दर होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य को करेंगे और उसी में आपका इनका जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से सी इक्वल टू कितना आ गया, 2000 रुपये, मीन्स सी वाला आंसर। 10 संख्याओं का औसत 15 प्राप्त किया गया। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 लिखा गया था, तो सही औसत क्या है? तो देखिए, जब हम औसत निकाल रहे थे तो औसत निकालते समय एक संख्या जो 36 थी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसे हमने क्या ले लिया आपका 26, और औसत कितना आ गया 10 संख्याओं का कितना 15 आपका। तो कह रहे हैं कि अगर वो गलती ना होती तो उसका सही औसत निकल के आता, तो सही औसत बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी आपसे एक संख्या में गलती होती है, कभी 2 में, कभी 3 में और कभी 4 में। तो संख्या 1 हो या संख्या 2 हो या संख्या 3 हो, तो हम देखेंगे कि उनके कुल मान में कितना चेंज आता है। मीन्स कुल मान का मतलब है कि संख्या 1 है तो 1 में देखेंगे, 2 है तो दोनों को जोड़कर देखेंगे, और 3 है तो तीनों को जोड़कर देखेंगे कि उनकी कुल वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है। जैसे 10 संख्याओं की बात करें तो 10 संख्याओं का औसत है 15, और ये तब 15 है जिसमें एक संख्या आपकी क्या है, यहां पर 36 को गलती से 26 लिखा गया। इसका मतलब 26 पे है ये। जब एक संख्या में 26 ली हमने 36 की बजाय, तब ये औसत आया आपका। तो अब इसे 26 नहीं, किस पे देखना है, 36 पे, क्योंकि संख्या तो 36 है। तो हम ये कह सकते हैं हमें 26 को किससे रिप्लेस करना है, आपका 36 से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, 36 से। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही है आपका, जैसे एक 10 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जिनका औसत कितना है आपका 15, भाई मान लीजिए एज है, या फिर आपका मान लीजिए उसमें उनका वेट है, बच्चों की क्लास है तो उसमें आपका वेट कितना 15 kg, या फिर आपका मान लीजिए उनकी एज दे रखी है तो एज आपकी क्या है 15 ईयर। उसमें देखिए एक बच्चे को रिप्लेस किया जाए, मान लीजिए इसमें एक बच्चे की वहां पर मान लीजिए एज है 26 वर्ष, उसे रिप्लेस किया जाए 36 वर्ष वाले से, तो उसमें कितना चेंज आएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मीन्स रिप्लेस करने वाला। तो देखिए हमें 26 को रिप्लेस करना है 36 से, तो 26 पे औसत आता है 15। अब 26 से अगर हम अधिक से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर इसका औसत बढ़ जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा 15 प्लस में, या ऐसे कह सकते हैं। देखिए अगर हम 26 को 26 से ही रिप्लेस करें तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, उससे कम से चेंज करेंगे तो एवरेज घट जाएगा, और अधिक वाले से चेंज या रिप्लेस करेंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो देखिए इससे अधिक से रिप्लेस कर रहे हैं 36 से, और इससे देखिए कितना अधिक है ये, 36 में 26 को घटाए 10। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू में 10 का इफेक्ट आ रहा है, 10 बढ़ जा रहा है। तो देखिए औसत में, देखिए औसत में सभी पे इफेक्ट पड़ेगा, और संख्या कितनी है 10, तो प्रत्येक संख्या पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, 10 से भाग दें तो कितना आपका 1 का। तो औसतन 1 का इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट क्या पड़ेगा आपका प्लस में, क्योंकि इससे अधिक है तो कितना 15 + 1 कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पर सही औसत क्या है 16। अगर मान लीजिए 2 या 3 संख्या होती तो उन्हें हम आपस में ऐड करते जिनमें गलती हुई है, फिर इन्हें ऐड करते, फिर इनके वैल्यू में देखते कि वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। अगर वैल्यू हो जा रही है कम तो माइनस होगा औसत, और वैल्यू अगर बढ़ जा रही है तो आपका अधिक होगा। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 36 से रिप्लेस करना है अब, तो 36 इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10। तो पर नंबर देखे यानी प्रत्येक नंबर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो 10 संख्या है 10 पे 10 का इफेक्ट, तो प्रत्येक पर देखे 1 का इफेक्ट पड़ेगा, तो औसत बढ़ के 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट की बात करें, किसी कंपनी के 6 कर्मचारियों की मासिक आय 15,000, 18,000, 17,500, 30,000, 17,500, 28,000 है। कर्मचारियों की संख्या जिनकी आय बहुलक से अधिक तथा माध्य से कम है बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक तो हमें इनकी आय का बहुलक देखना है, और एक देखना है माध्य, क्योंकि उन्हीं के रिलेशन में आपसे पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कर्मचारी है 6, देखिए इनकी आय दे रखी है। अगर हमें देखिए बहुलक की बात करें तो बहुलक क्या होता है, मोड जिसकी बहुलता होती है। तो देखिए ऐसी आय जो देखिए सबसे अधिक बार आई, तो देखिए वो आय क्या है यहाँ पे 17,500, देखिए एक बार ये और फिर, तो देखिए 17,500 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी बहुलता है, तो बहुलक क्या है 17,500। बहुलक मीन्स मोड कितना है 17,500। मीन की बात करें तो मीन क्या होता है आपका,
अर्थमेटिक मीन ही है यहाँ पर, क्योंकि संख्या देखिए नॉर्मल है तो मीन क्या होता है, औसत की तरह निकालते हैं, औसत ही होता है आपका अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे इनका हम औसत या मीन निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा। और ये कितने आपके 6 कर्मचारियों की मासिक आय, तो 6 से डिवाइड करके हम इसका मीन निकाल लेंगे। तो मीन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 15,000, फिर आपका 18,000, फिर आपका 17,500, और फिर आपका 30,000, फिर 17,500, और फिर आपका 28,000। इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मीन क्या है, औसत की तरह, तो मीन बराबर होगा यहाँ पर, मीन मीन्स आपका माध्य, यहाँ पर ये होगा पदों का योग, पदों का योग डिवाइडेड बाय पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए पदों का योग यहाँ पर है क्या, ये पद मीन्स यहाँ पर मासिक जो आय यही टर्म्स है, और कितने कर्मचारी 6। तो यहाँ पर देखिए इनकी आय को हमें जोड़ना होगा, जोड़ लेंगे, वो क्या होगा पदों का योग। और पद कितने हैं यहाँ पर 6, आपके देखिए 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 कर्मचारियों का है तो उसे फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका माध्य। इसे ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 5 10, 1 कैरी को आपका, 8 और 1 आपका 9, 9 7 आपका 16, 16 और 7 23, 23 8 आपका 31, और 6 आपका 36, 3 3 और 2 5 1 6 3 9 10 11 और 12, तो ये कितना आ गया 126,000, यानी 1,26,000। 1,26,000 को भाग देंगे तो 6 2 12, 6 1 6, तो ये आ गया 21,000। तो देखिए इनकी जो इनकम है, इनकम का माध्य आ गया 21,000। आपसे कहा है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या बताइए जिनकी आय बहुलक से तो अधिक, तो बहुलक कितना 17,500, इससे तो अधिक हो, और माध्य से कम हो, माध्य के बराबर भी नहीं, माध्य से कम, और माध्य कितना है 21,000। तो देखिए ऐसे व्यक्तियों की संख्या देखनी है, आय देखनी है जिनके आपकी आय 17,500 से अधिक, बराबर भी नहीं, अधिक और इससे कम। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये इस बीच में आता है, 18,000 इसी के बीच में आता है, 17,500 देखिए बराबर नहीं, इससे अधिक का है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी इससे अधिक है, ये भी नहीं आएगा, ये इसके बराबर है, और 28,000 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही इनकम ऐसी है जो इस बीच में आती है, तो इसका आंसर होगा केवल एक कर्मचारी की इनकम ऐसी है जो बहुलक से अधिक है और माध्य से कम, तो इसका आंसर क्या है, बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है कम और अधिक, अगर कहता बहुलक के बराबर या बहुलक से माध्य तक है, तो तक में फिर ये भी काउंट हो जाते 17,500 और 17,500, फिर कितना होता, 3 आंसर होता। अगर वो कहता कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी आय बहुलक से माध्य तक है, तो तब हमें ये भी काउंट करना होता है, इसको भी और इसको भी। लेकिन कहा इनके मध्य, तो हमें इसे भी छोड़ना होगा और इसे भी छोड़ना होगा, मीन्स ये भी और ये दोनों छोड़ने होंगे, इनके मध्य में केवल एक ही आता है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 1। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से z से क्रम से 20% तथा 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए प्रतिशत में डाटा दे रखा है और प्रतिशत में आपसे पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम 100 मानकर करते हैं। तो देखिए संख्या x y और z, वो कह रहे कि दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से, तो देखिए z के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में दे रखा है उसी को मान लेते हैं 100, थोड़ा इजी हो जाएगा मानना। तो देखिए यहाँ पर क्रम से 20 और 28 कम है, तो पहले वाला जो है x वो कितना कम है, 20। तो देखिए 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 से 20 कम कितना हो जाएगा, 80। तो अगर ये 100 है तो कितना होगा, ये 80। ऐसे ही y की बात करें, y कितना कम है, 28% कम है, ये ज्यादा भी हो सकता है, तो ज्यादा कितना होता है, 100 और 20 120 हो जाता है, और ये 28 ज्यादा होता है, तो कितना 100 और 28 आपका 128, लेकिन कम है तो 100 से 28, 100 का 28% 28 ही होता है, तो 28 कम कर देंगे, तो 28 कम करके कितना हो जाएगा, 72, 72। तो हमने क्या किया, जिसके रेस्पेक्ट में दिया उसी को मान लिया 100, और उसके अकॉर्डिंग हमने अन्य की वैल्यू को मान लिया, क्योंकि परसेंटेज में डाटा दिया और परसेंटेज में ही पूछा है, तो हम 100 मान के करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए पूछा क्या है, संख्या y संख्या x से, तो x के रेस्पेक्ट में जब हम परसेंटेज में निकालते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसे नीचे लिखते हैं, जिसको कैलकुलेट करते हैं उसे ऊपर। अब y को पूछा है तो y ऊपर और इंटू 100, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी, 80,
y को पूछा है तो y की वैल्यू कितनी 72 और परसेंटेज में निकालना है इनटू 100, तो यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से कितना आपका 9 टाइम, 8 9 जो 72, 9 इंटू 10 कितना हो गया आपका 90, तो कितना आ गया 90%। लेकिन आपसे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है। अगर पूछे कितने प्रतिशत तो डायरेक्ट लिखेंगे, तो आपका कितना 90%। और कितना कम है तो देखिए अगर ये 100 से कम आएगा तो उतने प्रतिशत कम है, तो 100 से कितना कम है 10, तो इसका आंसर होगा 10% कम है। अगर ये 100 से ज्यादा आता तो इसका मतलब अधिक है, और जितना 100 से ज्यादा होगा 100 को घटा देंगे और फिर आपका उतना ही आंसर होगा। जैसे ये आता सपोज 110, तो 100 से कितना अधिक है, ये देखे 10 अधिक है, तो तब आंसर होता 10% अधिक है। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो आंसर होगा देखिए 100 से कितना कम है, ये 10 कम है, 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो कितना होगा 10%। लेकिन ध्यान रखें क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं कि कितने प्रतिशत है और कितने कम है। तो देखिए कितने प्रतिशत निकाले तो उससे हम दोनों बता सकते हैं, कम और ज्यादा भी, और कितना है वो भी डायरेक्ट। और लेकिन अगर कम पूछे तो कम को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, किससे पूछा है, आपसे पूछा है x से कि x से कितना कम है, तो x से पूछा है तो x को नीचे लिखेंगे, x कितना 80। अगर हम कम की बात करें, कम अगर प्रतिशत में बताना हो तो देखिए x से पूछा है तो x कितना कम है, तो जितना कम है उतना लिख देंगे, तो कम का मतलब है इससे इसका डिफरेंस, तो इससे इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो डिफरेंस x माइनस वाई होगा, क्योंकि कम पूछा है तो दोनों का डिफरेंस और इंटू 100, तो फिर हम ऐसे कर लेंगे। जैसे 80 से पूछा है मीन्स x से, तो 80 इससे कितना कम है, ये इससे कम है 8 और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, हो कितना आ गया 10, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 10% कम है। तो हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछता है। कितने प्रतिशत तो 90%, कितना कम है तो उतना ही देखेंगे, कितना कम है तो कम है कितना 8, और इसे निकाला परसेंटेज में कितना 10%, तो इसका आंसर कितना है 10%। आज की क्लास में इतना ही। देखिए आपके एग्जाम के मॉडल पेपर को समझाने का एक प्रयास था। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।